बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। ये देखिए कराची का जलसा जो इमरान खान का हुआ है, ये बहुत बड़ा जलसा हुआ है। और ये जुल्म की बात यह है कि अखबारात ने, ख़ुसूसन डॉन जैसे अखबार ने उसकी कवरेज ये दी है कि हम बहुत दूर से आए हैं, एक सिर्फ वो चला के अपना काम चला दिया। ये तरीका तो ठीक नहीं है, आपका अखबार का इंसाफ नहीं कर रहे हैं आप। जंग ने बहरहाल अपना उसमें उसको उसको किया है और उम्मत ने सिरे से गायब कर दिया उसकी तकरीर को। ये बात सही नहीं है। उम्मत को हम दो दो उम्मत ख़रीदते हैं, लेकिन अब नहीं ख़रीदेंगे। दूसरी बात अब ये है कि अब सवाल ये है कि जो भुट्टो को, अगर हम भुट्टो से मवाजना करें इमरान खान का कि वो भी जो है अमेरिका के साथ तसावुदुम में आ गया था और मरने से पहले तक वो बेचारा गरीब ये कहता रहा कि मेरे साथ में अमेरिका मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, मुझे और उसको तो खैर ये भी था और इसको भी ये था। ये सब झूठ बोलते हैं कि वो कोई मेमू नहीं है। उसके जितने भी बयान दे रहे हैं, और वो आज ये डॉन के अखबार में जो उसकी बयान की तफसील आई है, उसके अंदर बिल्कुल साफ ज़ाहिर हो रहा है कि वो इस तरह से धमकी देते हैं। और ये थोड़ी देंगे कि वो खुले में खुला कि कह देंगे साहब हम उसको। तो आप ये है कि हम क्योंकि अमेरिका की लैंग्वेज को समझते हैं, अमेरिका की ज़बान, अमेरिका के स्लैंग को समझते हैं, अमेरिकनों के अंदाज़ को समझते हैं कि जब आज उसमें जो बहस की गई है कि साहब उन्होंने जो फेयरवेल डिनर लंच दिया है, उसमें वो साहब भी आए हैं, लाटू साहब जो हैं, जो लट्टू साहब जो हैं, डोनाल्ड भाई जो भी मैं उसको लट्टू कह रहा हूँ, तो जानबूझ के लट्टू कह रहा हूँ ना उसको जी। मैं इसकी तौहीन करना चाहता हूँ। और वो भी पहुँचे, उन्होंने कहा साहब मैंने तो ये कहा था, मैंने ये कहा था। लेकिन उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा थे, जो कि इतने बड़े हेनरी किसिंजर, वो बाकायदा धमकी दे के गए थे कि तुम्हें हम मैंने इबरत का निशान बना देंगे जी। सो उन्होंने उसको बनाया। लेकिन उन्होंने देखा कि वो भुट्टो आज भी ज़िंदा है, वो लेकिन ये भुट्टो के फॉलोअर नहीं रहे हैं, लेकिन भुट्टो ज़िंदा है आज भी। जब तक भुट्टो का ये मामला है, वो उसकी रोटी खाते रहेंगे ये लोग। लेकिन अब ये मामला इसके साथ में है, आप चाहे जो भी आप कहें, लेकिन जो मैंने सारे इसके गुनाह एक तरफ, मैं आप कह रहा हूँ भुट्टो ने इस पाकिस्तान के मैंने अलहदगी में हिस्सा लिया। भुट्टो ने पाकिस्तान की जो तरक्की थी, सनती तरक्की अयूब साहब करके गए थे, उस सब को तबाह गलत कर दिया अमेरिका कहने पर। अब आखिर के अंदर दो बातें उसने की, एक तो दस्तूर बना दिया। दस्तूर तो उसे बनाना था, उसकी मजबूरी थी और उसमें उसे इख्तियार लेने थे। फिर उस दस्तूर को मुअत्तल भी कर दिया और ख़ुद एडमिनिस्ट्रेटर भी बन गया। लेकिन फिर बाद में जब IJI की मूवमेंट चली, जो IJI की मूवमेंट भी जो चली थी, वो भी आप याद रखें कि वो भी चाहे कोई कुछ भी कहे, उसमें ले लिया था हमारे हमीद गुल साहब ने अपने ज़िम्मे, लेकिन वो भी अमेरिका की हिमा पर चली थी। आप जो चाहें करें, आप मर्ज़ी है आपकी, लेकिन बात आपको बताना चाहते हैं। तो अब सवाल ये है कि भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया, और इस वक्त हमें भी ये डर भी है कि इमरान खान के साथ में भी कोई अच्छा सलूक नहीं होगा। जिस अंदाज से मदाखलत की है मैंने अदलिया ने कि साहब आपको पार्लियामेंट में मदाखलत का हक़ नहीं था, आपने पढ़ा पार्लियामेंट में एक इसका लेकर मदाखलत की। अब इसको ये कहेंगे कि साहब आपको जो आ रहा है पार्टी फंड का मामला, इसके अंदर कह देंगे आपको पाबंदी है इसके पर सियासत में। वो केस तो मेरे साहब 2014 से भाई जो भी, तो आपने पहले क्यों नहीं किया भाई? पहले तो इसलिए कि वो अच्छे थे, सादिक अमीन थे। नहीं, सादिक अमीन थे तो भाई अदलिया का काम तो वो इंसाफ करना है ना। पाकिस्तान में हुआ है कभी? नहीं तो फिर अदलिया इन क्वेश्चन है ना जी। अब ये तो अब क्या अगर आप वो उस वक्त भी अदलिया इन क्वेश्चन थी, आज भी अदलिया इन क्वेश्चन है। अगर आज इनके खिलाफ फैसले देती है तो सफा मालूम हो जाएगा कि आप जो है वो किसी के कहने पे कर रहे हैं, क्योंकि फंडिंग केस है। वो इंसाफ तो नहीं होगा। देखिए जैन साहब, अगर आपने इतने साल 2014 से आपने फैसला नहीं दिया, तो अब अगर आप फैसला दे रहे हो तो फिर ये इंसाफ नहीं हुआ, ये इंसाफ बिल्कुल नहीं हुआ। ये पार्शियलिटी होगी आपने अगर ये कुछ भी बात कर लिया। और अगर और भी आपका जो जितना भी आपके जो अमेरिका के जो आपके वो हैं, वो आपको जो आपका जो दर्जा मिला हुआ है, कोई 122वां या 123वां या 132वां, वो और भी करके जो है 188 पे चला जाएगा। अगर फैसला जो आपके फैसले सारे आए, सारे फैसले इन क्वेश्चन है, दुनिया सब देख रही है। और जजेस जो हैं वो हमारे इस वक्त
कसौटी भाई खुद खड़े हुए हैं, जहाँ पर जो अदालत की कसौटी है, इंसाफ की कसौटी है, उसके अंदर जो इनका मामला है वो बहुत ख़राब है। अब जो भी बात आप करें, लेकिन अमेरिका का जो अब आपके पास बुनियादी तौर पर 3 ऑप्शन हैं। क्या तो ये आप सरेंडर कर दें, जो आप सरेंडर करने जा रहे हैं। नजम सेठी ने भी कहा है कि अमेरिका ने ये कहा है कि जो उनका ये ख्याल है, नजम सेठी के अल्फाज है ये, जो इनका महबूब है, कि साहब अमेरिका ने ये कहा है कि आप हमें अड्डे दें, तो ताकि हम आपको यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान में जो गड़बड़ होने का ख़तरा है, जो कि वो ऑलरेडी वहाँ छोड़ के गए, दाइश को अपने फंटर छोड़ के गए ना जी, और ये जो दूसरे लोग छोड़ के गए हैं वो गड़बड़ कर सकते हैं, तो आप हमें अड्डे दें, 1 या 2 अड्डा दें यहाँ पर। दूसरा ये है कि आपके हम एटमी प्रोग्राम पर, ये नजम सेठी के अल्फाज है, मेरे नहीं हैं, मैं तो उससे पहले बहुत कह चुका हूँ, उससे भी ज़्यादा कह चुका हूँ। और अगर आप, और वो ये कहता है, नजम सेठी ये कहता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस कड़वा यानी घूंट को पीने को तैयार हैं, लेकिन इसमें इमरान खान रुकावट बन गया। नजम सेठी के अल्फाज है ये। जो दूसरी बात है, हमारा बयानिया इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कि हम ये कहते हैं कि ये किसी न किसी स्टेज के ऊपर आपको, देखिए आपका जो मसला है कि आप चीफ़ रहते हैं या नहीं रहते हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में चीफ़ का फ़ैसला भी अमेरिका ही करता रहा है। आपका फ़ैसला नवाज शरीफ ने किया, आपको आपके मेज़ के दूर बिठा कर कहीं 12 गज़ के फासले पर बैठा कर आपको फ़ैसला किया। उस वक्त वो तौहीन आमेज़ रवैया था उनका आपके साथ में। हम उस वक्त भी आप दुखी हुए थे जिस वक्त आपको इस हालत में हमने देखा। फिर डाउन लीग के अंदर आपने अपना फ़ैसला, अपना जो बयान था, ट्वीट था, वो वापस लिया, जो भी बड़े दुख की बात थी। फिर आपने ख़ुद भी उस पर दुख का इजहार किया कि मुझे लेना नहीं चाहिए था, लिया। अब आप जो ये बात कर रहे हैं, अब अगर आपके पास 2 बातों को आपको फैसला करें, कल भी हमने आपसे कहा था, आज भी हम आपसे कह रहे हैं। अब ये तो दुश्मन भी, मैंने ऐसे लोग भी कह रहे हैं, ये दुश्मन भी हैं आपके, और आपके लोग भी हैं, वो लोग या मुखालिफ भी रहे हैं। नजम सेठी को दुश्मन नहीं कहना चाहिए, बहरहाल मुखालिफ तो रहे हैं ना जी आपके। और आपके जो उनका फ्राइडे टाइम्स है, वो आपके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा लिखता रहा है, फ़ौज के ख़िलाफ़। तो जो फ़ौज के हामी हैं, आपके मुफ्त में हिमायत करते हैं, उनकी बातों का आपको ख्याल नहीं करना होता। आपके ख़िलाफ़ जो बोलता है आप उसकी बात मानते हैं। बताइए आप कितनी बोली है मरीम नवाज़ आपके ख़िलाफ़, आपने उनका बात मान ली, क्योंकि वो अमेरिका की तरफ से वो आ गए, सिफारिश अमेरिका की तरफ से आ गई, दबाव अमेरिका की तरफ से आ गया। जब वो ब्रिटिश की फ़ौज थी, उसने कभी भी जो वायसराय था मैंने उसका हुक्म नहीं माना। ये तारीख़ है। ब्रिटिश का जो फ़ौज थी अब इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में, उसने कभी भी उसका यानी वायसराय का जो था वो कहना नहीं मानती थी। वो कहती थी हम ताजे बरतानिया के वफादार हैं। वो वहाँ से हुक्म लेते थे और उनके हुक्म पर तामील, उसके हुक्म की तामील करते थे। ये रवायत हमारे यहाँ चली आ रही है। पहले हमारे यहाँ पर मुसल्लह अफ़वाज जो थी वो बरतानिया से रिवायत लेती थी। जब अमेरिका पावर में आया 56 के बाद में, तो फिर अमेरिका से हिदायत लेनी शुरू कर दी। अब एक आध मौक़े ऐसे आए, राय शरीफ का वाक़या आया, फिर आपका वाक़या ऐसे आया चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर कि जो अब मैं यहाँ पर आज आप बेखतर होकर, पहले मैं आपके ख्याल करके राय शरीफ की तारीफ़ नहीं करता था, लेकिन मैं नाइंसाफ़ी करता था। राय शरीफ वो वाहिद आदमी है जिसने कि पाकिस्तान में अमन कायम किया। आपके बाद में मुसलसल हमले हो रहे हैं वहाँ से, अफ़गानिस्तान से, और आप चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप भी तो पाकिस्तान ने सेलेक्ट किया था, आपको तो अमेरिका ने सेलेक्ट नहीं किया था। तो फिर आपको पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। और आप अगर नजम सेठी आपसे ये कह रहा है तो उससे सवाल पूछना चाहिए, आप तो किस बुनियाद पर कह रहे हैं? उसके पास इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में जी, कि आप राज़ी हैं इस बात पर कड़वा घूंट पीने को, लेकिन आपके रास्ते में इमरान खान बैठा है। अगर इमरान खान बैठा है तो हम इमरान खान के साथ हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं। और आपको भी क्या कहते हैं कि भाई आप भी इस मामले में करें, आपको हमने कल भी दरख्वास्त की है। लेकिन अब तो शहबाज शरीफ साहब हैं, अगर वो उन्होंने मंजूर कर लिया। भाई अब देखिए मेरी बात, आप शहबाज शरीफ का आप यानी चू नहीं कर सकता उनके बगैर। शहबाज शरीफ को कोई क्या ताकत है शहबाज शरीफ में? शहबाज शरीफ ने मुझे एक दिन और बुलाया, अदर दिन इस्तीफ़ा कहने के। मिर्ज़ा साहब जो पहले जब इनको हुकूमत मिली, मिर्ज़ा साहब हम क्या करें?
मैंने कहा मैं अपनी हैसियत बता रहा हूँ चीफ साहब आपको इन लोगों के बारे में कि ये लोगों की क्या क्या हैसियत है और मेरी क्या हैसियत थी। मुझे कहा कि साहब ये जब हमें हुकूमत मिली है अभी हमारे पास कितना वक्त होगा। अब देखिए सवाल मुझसे कर रहे हैं। मैंने कहा आपके पास 2.5 साल हैं। और मैंने कहा आपसे क्या कहा गया है, पूछा मैंने इससे। देखिए मैं राज खोल रहा हूँ। मैं आया आपसे क्या कहा पूछा गया, उन्होंने कहा साहब इकनॉमी ठीक करो। मैंने कहा फिर इकनॉमी ठीक कर देना। अब ये शहबाज शरीफ को याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूँ। तो इसने इकनॉमी ठीक नहीं की, उन्होंने फिर इसको निकाल दिया और अभी भी यही काम कर रहे हैं। अभी भी यही काम है सबसे पहली। तो अब मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि ये बात को किसी न किसी स्टेज पर आपको ये बात तो देखिए ना, ये तकलीफ़ें आती हैं, मामला ख़राब होते हैं, ये कुछ भी होता है। अब इस वक्त मैंने आपसे कहा कि जो बाइडन एट वर्क है जी, जो बाइडन का मंसूबा रूबा अमल है पाकिस्तान में। जो बाइडन का मतलब ये हुआ कि आपके बलूचिस्तान को वो अलहदा करना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा को वो अलग करना चाहते हैं। अगर आप गौर से सोचें तो आप उस मंसूबे का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। पूरा पंजाब और पूरा सिंध एक तरफ हो गया है। अब आप गौर कीजिए, पंजाब में आपकी हुकूमत, उनका बेटा साहब आ गए हैं, बादशाह कायम हो चुकी है, और वही मंसूबे के तहत यानी पाकिस्तान जो बाकी रहेगा और जो खैबर पख्तूनख्वा का जो हिस्सा और गिलगित बल्तिस्तान का जो हिस्सा है वो मिल जाएगा अफ़गानिस्तान को। और अगर आपने अड्डे दे दिए तो बस पक्की बात, आपने बस मोहर लगा दी होगी, चीफ ऑफ आर्मी साहब की मोहर लगा देंगे उसके ऊपर। तो अब इस वक्त देखिए बाइफर्केशन जो है वो यही है कि सिंध का में 2 आपने तजाद पैदा किए थे, एक उर्दू स्पीकिंग का और एक सिंधी स्पीकिंग का। उस तजाद को भी आपने तोड़ा। अब भाई अल्ताफ़ ने गड़बड़ की थी, जे सिंध को आपने पैसे दे के कब्ज़ा कर, अपने कंट्रोल कर लिया। अल्ताफ़ हुसैन क्योंकि MI6 पर चला गया, फिर चला गया, तो आपके बस में नहीं रहा। उस वक्त भी मैंने कहा था कि भाई इसको पाकिस्तान में रखो। तो आसिफ नवाज़ मेरे कहने से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, मेरे कहने से अब इसको लेके आए। यही नवाज शरीफ ने उसको भगवा दिया, भगाया उसको बम फाड़ कर, क्योंकि वो IB के ज़रिए से बम फड़वाया, वो ब्रिगेडियर बिल्ला के ज़रिए से, और डर के मारे भाग गया। हालांकि मैंने कहा था कि यहाँ इसको रखो ताकि दबा रहे, हमारे कंट्रोल में रहे। आपने उसको भगा दिया। इसी तरह से आपने उसको भगाया, नवाज शरीफ को भगाया। अब आप मुझे ये बताइए कि ये क्या तरीका है आपका। आपकी बाइफर्केशन जो है इस वक्त ये हो गई है कि जो उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग भी मिल गए, आपका सिस्टम फेल हो गया। जो आप सिंध को जो कंट्रोल करना चाहते हैं, सिंध जब भी चाहे अलग हो सकता है, और सिंध अगर पाकिस्तान में रहना चाहता है तो वो उन्होंने जो मांगे हैं शर्तें, वो धोखा करेंगे इनके साथ में। बर्दारी को आखिरी जो पीठ में छुरा घोपेंगे वो ये शहबाज शरीफ भी भेजेंगे, शहबाज शरीफ नहीं और शरीफे भेजेंगे, जरदारी पे भारी पड़ेंगे, धोखा देंगे। ठीक है, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे। तो एक और बात कीजिएगा, कराची में जो जलसा हुआ वो पॉपुलैरिटी बता रहा है, वो थ्रेट है क्या MQM के लिए, इस पर थोड़ी बात कर लीजिएगा। नाज़रीन मौजूदा वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब MQM के लिए तो पहले, हाँ वो तो ठीक है, पहले मैं बात को मुकम्मल कर दूँ। देखिए, तो फिर पाकिस्तान का जो नक्शा उन्होंने बनाया था, मैंने जो बाइडन प्लान के अंदर, वो सिर्फ पंजाब और सिंध उसमें शामिल था। अब ये 2 धारे थे अलग, यानी जो उर्दू स्पीकिंग और सिंधी स्पीकिंग जो थे, उनको आपने मिला दिया। आपने जो है जो बाइडन वाला काम, जो बाइडन प्लान का हिस्सा बना दिया। इधर जो था, अब ये आप इसको निकाल रहे हैं, और सारे जो पश्तून हैं वो एक तरफ कर दिए आपने। वो किसी वक्त भी जो है फिर वो अफ़गानिस्तान से मिलेंगे और आपका प्लान फेल हो जाएगा। जो बलूचिस्तान को वो अलग करेंगे, आपको इतना मजबूर कर देंगे, और आपने अड्डे दिए तो फिर आपका यानी बहुत बुरा हाल होगा। अब दूसरी बात जो आप जो कह रहे हैं कि, और ये भी बैद नहीं है कि को वहाँ पर भी सिंध में अलग कर दें, उसको भी, उससे भी टुकड़े कर दें आपके। दूसरी बात जो है वो ये जो आप कह रहे हैं कि बेसिकली देखिए ना, MQM यानी का वजूद नहीं है इस वक्त कराची में जी। MQM के पास, मैंने आपसे ये कहा था कि वो हरे पत्ते ऊपर रह गए, दरख्त की जड़ें बिल्कुल खाली खोखली हो चुकी हैं। और वो एक किसी ने मजाक में लिखा है, क्योंकि इनको महाजिर भी कहना नहीं आता, जो हमारा असल मैंने जो टिपिकल महाजिर लड़के हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो महाजिर को माजिर कहते हैं। वो कहते हैं माजिर अब PTI में शामिल होने को तैयार है, इसलिए कि वहाँ पर कोई लीडरशिप नहीं है। तो वो उन्हें कोई ऐसा लीडर चाहिए जो कि एंटी अमेरिकन हो, प्रो पाकिस्तान हो, प्रो इस्लाम हो। 3 बातें उनके लिए बहुत है। मैं उर्दू स्पीकिंग के कराची के लिए
कि इस्लाम की बात करे, वो पाकिस्तान की बात करे, वो अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करे, आज़ादी की बात करे अमेरिका से। तो अब आज़ादी और ग़ुलामी में से फ़ैसला तो आपने कर लिया ना, कि ग़ुलामी तो आपने अख्तियार कर ली, ये आप जितना इनकार करें। अब आपके जो मैंने जो DGISPR का बयानिया है, उस बयानिए ने तो मुकम्मल तौर पर साफ बयान कर दिया कि मदाखलत तो हुई है ना। अगर मदाखलत का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल कर लिया तो ये कहने में क्या, अब साजिश का लफ्ज़ नहीं तो इस्तेमाल हुआ। भाई साजिश तो बात पहले होती है, साजिश का पता कहाँ से लगाएंगे? देखिए, जब मदाखलत आदमी कर रहा है तो साजिश पहले कर रहा है, मदाखलत तो बाद में कर रहा है। और मदाखलत भी किस नंगी तरह की मदाखलत थी कि आपको बयान नहीं कर सकते कि साहब आपको इस तरह से मदाखलत कर रहा है, आपके ख़िलाफ़ बयान दे रहा है। इंडिया में जाकर उसे लल्लू से पूछा जा रहा है, अमेरिकन लल्लू से, तो वो कह रहा है कि साहब मैंने पाकिस्तान में जमहूरियत को फ़रोग़ चाहता हूँ। उससे पहले एक बयानिया मौजूद है उसका, मिस्टर जो बाइडन का, कहा कि साहब हम, वो तुर्की के हवाले से है कि तुर्की के अंदर हम जो अपोजिशन है, वो उस अपोजिशन को हम मजबूत कर रहे हैं जो कि तैयब अर्दगान के ख़िलाफ़ है जी। ये तो मौजूद है, उसका और श्रीलंका मौजूद है। श्रीलंका के बारे में उन्होंने ये कहा, श्रीलंका के बाद में कहा। जी। तो अब इसके बाद में अब क्या चाहते हैं? और वो खुले आम बात करना चाहते हैं, एक बात थोड़ी की है। कांगो की हुकूमत को ख़त्म किया, कहीं जो आदमी रूस से मिलता है। अब झगड़ा ये था कि पाकिस्तान ने, पुतिन ने उनको ये कहा था कि भाई हमारे आपसे लेन देन अब पाकिस्तानी रुपये में करेंगे, और हमसे जो असला ख़रीदेंगे वो पाकिस्तानी रुपये में दे दिया करें। अब हमसे तेल ख़रीद लें, हमें पाकिस्तानी रुपये में दे दिया करें। तो पाकिस्तान का तो मसला ही हल हो गया था, हम तो आज़ाद हो गए थे तुम्हारे डॉलर से। तो तुमने उसी वक्त फैसला किया कि इसको मारो निकालो। अब उसके ख़िलाफ़ आप क्या करते हो? उसे कत्ल करते हो या क्या करते हो? ये दूसरा मसला है। लेकिन ये ज़रूर बात है कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो बड़ा सख्त मरहला आने वाला है इमरान के ख़िलाफ़, और पाबंदी लगा दी जाएगी और पाकिस्तान में हैजान होगा। ये दौर ज़रा मुश्किल है चीफ साहब, पुराना ज़माना नहीं है कि वो जो आपकी जो ब्रिगेड आ जाएगी तो आप कर लेंगे। अभी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, और इस डिफ़िकल्ट टाइम को करने के लिए आपको किसी अच्छे लोगों से आपको मशवरा करना चाहिए। आपके बस की बात है नहीं, ये न फ़ौज की बस की बात में है, ईसाई की बस की बात में। आपको किसी बेहतर तरीके से इसको हैंडल करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। मेरे साहब अगले मौजू की तरफ चलें। ये अफगानिस्तान वाली दरअंदाजी जो है, देखिए अफगानी दरअंदाजी को अब क्या तो ये है कि हमने कल सवाल किया था चीफ साहब से कि ये बात आप क्यों हो रही है आपके दौर में, क्या तो ये जो उनका बयानी है अमेरिका का अड्डे मांगने का, उस बयानियों को तकवीत देने की भाई मजबूरी है कि वहाँ पर बहुत दरअंदाजी हो रही है इसलिए हमने अड्डे दे दिए जी। ये तो और भी ख़राब बात होगी, ये तो आपके ख़िलाफ़ बात जाएगी, और यूँ फिर आवाम जो है आपके ख़िलाफ़ बहुत सख्त हो जाएंगे। और अगर हम कहते हैं कि अगर आप यही दौर रहा तो आपने जो जनरल राइशी साहब का जो बयानिया था, जिस तरह से उसने कायम किया था, उससे बढ़कर सिपहसालार पाकिस्तान में नहीं हुआ, जिसने जो है इतना बेहतरीन तरीके से उसको कंट्रोल किया। आप ये कहते हैं कि उसने एक भी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया, क्या मानी होते हैं प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के? वो तो उसने मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में अमन कायम कर दिया। आप तो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, तो आप हिले ना जाए, उधर जाए। जब आप हिले तो इसके बाद में तो आप जब आप गए पंजूर गए तो उसके बाद तो रुक गया ना, फिर क्यों नहीं जाते आप वहाँ पर शुमाली वजिस्तान में जाकर रोकें? अब आइए चले मैं यूक्रेन की जंग पे आ जाए। यूक्रेन की बात कर लें। यूक्रेन की जंग में मारियोपोल पर रूसी कब्ज़ा ऑलमोस्ट हो गया है। उन्होंने कहा है, जो तमाम यूक्रेनी फौजियों से कहा है कि आप सरेंडर करें। उन्होंने अब सरेंडर करना नहीं करेंगे तो अलग बात है, लेकिन आप एक बात की है, यूक्रेन ने कमाल किया कि उनका जो फ़ख्र रूस था, जो जहाज़ यानी बहरी जहाज़, उसको डुबो दिया है यूक्रेनी ने। वो हमारे पास क्लिप मौजूद है, वो दिखा देते हैं। जी वो चल रही। A blow for Russia in the Black Sea. The Moskva warship, believed to have as many as 510 crew members on board, has been badly damaged following a fire that detonated ammunition stockpiles on board, according to Moscow's defense ministry. As a result of a fire, ammunition detonated on the Moskva missile cruiser. The ship was seriously damaged. The crew was completely evacuated. Kyiv has given a different version of events. Ukrainian officials said Russia was struggling to rescue those on board the 12,500-ton and 186-metre-long vessel. Seen here in satellite images from a few days ago. While the regional governor of Odessa, a port city on the Black Sea, said in a post online that 2 Ukrainian missiles had hit the warship.
Neptune missiles guarding the Black Sea caused very serious damage to the Russian ship. Glory to Ukraine. The vessel was involved in the first few hours of Russia's invasion of Ukraine. Navy operations in the Black Sea have been crucial to supporting land operations in the south and east. It also played a key role in Russia's military campaign in Syria, which began in 2015. The Moskva is the second major Russian ship known to have suffered serious damage since the start of the war. जी मिर्जा साहब, जी तो पैरल ये यूक्रेनियों ने एक बड़ा काम किया है, लेकिन बड़ा फिर- काम किया, लेकिन फिर अब एक ये और कि पुकार- उसमें आपने ये भी किया, रूस ने फिर ये कहा कि 18 सफारतकारी कारों को अपने मुल्क से निकाल दिया। जी यूरोपीय ममालिक ने उन भी निकाला था तो उसने भी निकाल दिया। अच्छा, जब आ जाइए हंगू के इलेक्शन पर। अब ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर इस पे बात करते हैं। जी नाज़रीन, मकसद वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब, हंगू इलेक्शन पे, हंगू का जो ज़िमनी इलेक्शन है, असमतुल्लाह औरकज़ई साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे जी, मौजूद हैं। अस्सलाम औरकज़ई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप बताएं क्या हाल है औरकज़ई उसके, आपके एजेंसी के? जी आज तो हंगू में इंतखाबात हुए हैं। हंगू में जी फरमाइए, उसके बारे में तफसील बताएं, क्या बना? हाँ जी बिल्कुल। हंगू में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हाजी शाहजमान की वफात पर जो खाली नशिस्त थी, हल्का NA-33 हंगू पर आज जमदी इंतखाबात हुए। इंतखाबात में PTI के उम्मीदवार मरहूम ख्याल जमान के बेटे नदीम ख्याल, जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मुफ्ती उबैदुल्लाह, ANC के उम्मीदवार सईद उमर समेत 2 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी हिस्सा लिया था। अतीक अहमद और मोहम्मद सईद ने भी हिस्सा लिया था। जी जी बिल्कुल। सुबह 8 बजे से जब पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो पोलिंग स्टेशनों पर तकरीबन 2 बजे तक लोगों की इंतहाई कम तादाद नजर आई। यानी 2 बजे तक मर्द और खवातीन वोटरों ने बहुत कम वोट पोल किए। 2 बजे के बाद अचानक लोगों ने पोलिंग स्टेशनों का रुख किया और वोट पोल करने में दिलचस्पी लेने लगे। हमने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के दौरे के मौका पर देखा कि हर पोलिंग स्टेशन में तकरीबन 200 या 250 या 300 से ज्यादा वोट पोल नहीं हुए थे। लोगों की अदम दिलचस्पी की वजह से काफी वक्त ज़ाया हुआ। और जिला इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। जिला भर में 210 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। अभी 5 बजे पोलिंग का अमल खत्म हो गया है। उन वोटों की गिनती शुरू है। सुबह 8 बजे से अभी 5 बजे तक JUI और PTI के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। अगली नताइज आने के बाद पता चलेगा कि कामयाबी का सेहरा किसके सर जाता है। जी, आपके ख्याल में नदीम खां के जीतने के कितने इम्कानात हैं? जी इस तरह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिका जो मरहूम उम्मीदवार है, मरहूम ख्याल जमान के बेटे नदीम ख्याल जो है, उनकी पोजीशन जो है जमीयत उलमा इस्लाम के मुकाबले में कदर कमजोर है। वो इसलिए कि PTI के दौरे हुकूमत में हाजी ख्याल जमान ने हंगू के अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया है। मुफ्ती उबैदुल्लाह इससे पहले जो है वो जिला नाज़िम भी रह चुके हैं और उन्होंने आवाम की खिदमत की है। अभी जो जमीयत उलमा इस्लाम की सीट पर वो इस इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा लिया है और लोगों की इसकी बहुत ज्यादा तवक्कुआत है और इनसे ये तवक्को रखते हैं कि अगर ये मुंतखब हुआ और क्योंकि हुकूमत भी इनकी आने वाली है और PDM की वजह से लोग उनसे यानी ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, वो तो जमीयत को देते हैं। तो इनकी बहुत सारी वक़ुआत हैं आवाम की जमीयत उलमा इस्लाम से। चले वो कल पता चल जाएगा। आपका ख्याल रहा कि हाजी साहब ये मुफ्ती उबैदुल्लाह साहब जीतेंगे? बिल्कुल जी, जो गेमी है जिस सूरत हाल है इससे साफ यानी अंदाजा होता है कि मुफ्ती उबैदुल्लाह की पोजीशन जो है वो कदरे मजबूत है। बिल्कुल उनकी जीत के इम्कानात जो है वो रोशन है। बात है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। भाई साहब अगले मौजू पे आ जाएं। जी भाई, IMF के सामने दोबारा कशकोल लेके, ये भी कशकोल बेजार पार्टी थी लेकिन ये भी अब कशकोल लेके जाएंगे। नहीं भाई, कशकोल तो ये शुरू तो इन्होंने किया था। अगर ये लोग उस ज़माने में रीस्केड्यूल न कराते जी और फिर जरदारी साहब के ज़माने में तो हमें IMF में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो वो क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ उसको अच्छी हालत में छोड़ के गया था, लेकिन फिर जरदारी साहब ने जानबूझ के गए और फिर आपको उन्होंने फंसाया IMF के जंगल में, जिस तरह बनिया फंसाता है इस तरह से IMF ने आपको फंसाया। अब मालूम ये होता है कि ये तो फिर और भी ज़्यादा लेंगे और इनकी जो अल्ल तल्ल हैं वो बढ़ेंगे, इनकी याशियाँ बहुत बढ़ेंगी। 3 तो घर हैं भाई के, आप कह रहे हैं कि वो खाना भी बहुत ज़बरदस्त खाते हैं भाई साहब। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जिस वक्त मैं वहाँ जद्दा में गया तो मालूम हुआ कि पाए आए हैं उसी फ़्लाइट से जो रात के 8 बजे पहुँची थी, 7 बजे शायद पहुँचती है, क्या पहुँचती है जद्दा में।
8 बजे खाने हमारी टेबल पे थे, या 8 बजे 9 बजे जो बज गए थे। मैं कहने लगे मिर्ज़ा साहब ये लाहौर से आए हैं अब आज के दिन के, तो अब ये हालत है, खाना भी बहुत अच्छा तो खाते हैं। आपने कहा था ना कि बादशाह में तो ऐसे ही बादशाह होता है। कायम हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन कल इमरान खान साहब भी जो आए थे ना, खुद इसी तैयारे में आए थे और उसका 29 लाख का बिल बना, वो दुबई के एक साहब ने दिया। तो चले वो जो भी हो, अब पैसे की बात ये है कि उन्होंने जो फ़ंड कायम किया उसके वो लाइन क्रैश हो गई है, और उसमें चंदा जो बाहर से आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है इनके पास। और अब चंदे की इनके पास पैसों की कमी इसलिए नहीं है कि जो उन्होंने लाइन बनाई थी उसमें से उनको बताया जाता है कि चंदा लेने के लिए आपके पास आप 5 घंटे के बाद आप आइए, तो आपको हम चंदा ले लेंगे। तो जो सूरत हाल है इनकी चंदे के मामले में, वो इतनी बाहर के लोग, कनाडा में कल भी बड़ा मुजाहरा हुआ है जी, आज भी मुजाहरा हुआ है, आज तो होगा। मुजाहरा तो करना चाहिए अमेरिका में भी हुआ है। ऑफिस के सामने नहीं जाके। अमेरिका में भी, अमेरिका consulate में भी हुआ है। अमेरिका में भी बहुत बड़ा हुआ, और उन्होंने कहा है कि साहब हमें कोई बाहर से लोग लेके आते हैं, हम तो खुद आए हैं। जी, हम तो कहते हैं हम पाकिस्तान को आज़ाद होना चाहिए। तो अब फिर सवाल ये आज़ाद कि कैसे और होगा एक जब- बात ये है कि कराची के लोग जो हैं, जो बात आपने पूछी थी, मैं कह रहा कराची MQ के हाथ से निकल गया है। 7 सीटें जब तक इनके पास हैं ऐश कर लें, और फिर इनको देख लेना कि इनकी जिस अंदाज से इनका सुनवाई होगी, इनकी जितना इनकी मैंने तो इसका पूजा पाठ होगी इसका मतलब MQ की, पीटीआई को और ज्यादा सीट मिल सकती पूजा है। पूजा पाठ का मतलब समझते हो ना, फिर जी, इनका जी। क्या होगा, वो उनका वो हाल, फिर आप खुद कहेंगे कि भाई अब तरस खा जाओ इनके ऊपर। तो यानी पीटीआई को मजीद सीटें मिलेंगी कराची से आइंदा इलेक्शन में। ये तो बहस ये करता है कि हमारे मैंने जो लोग देने वाले हैं, पहले कौन सी PTI को सीटें दी थी, जो आपका जो लड़का था आपके पास जिसने आपको उठाया जहांगीर को, जी, वो कौन सा जीत सकता था? ये कौन सा जीत सकता था जो ये इतनी ज़्यादा बढ़ के मार रहा है? ये जो शमीम नकवी साहब ने कहा था ना कि ये इस काल और के शमीम हमारे- नकवी, तो उनको पहले से बता दिया गया था ये सीटें देंगे आपको। फैज़ हमीद का कमाल था वो तो आपको वो तो सीटें तो ये जब जो जिस तरह से ये लोग बांटते हैं, मैंने आलू प्याज की तरह से, वो इस तरह से बांटेंगे जो वो फैसला करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक रिगिंग होती है, दैट्स इट। जी, जितना भी बात कर लें, नवाज शरीफ के दौर में जब 2/3 मेजॉरिटी दिलाई गई थी उस वक्त भी यही हुआ था, और इमरान खान सही शोर मचाता था। अब इमरान खान को मुफ्त में सीटें दी थी यहाँ कराची में, इमरान खान क्या रखा था? अब हो जाएगा, इसको अगर सीटें मिलेंगी तो रियल सीटें मिलेंगी अब। जी, क्योंकि अब लोग बाहर आए हैं उनके लिए। नहीं, लोग बाग कराची के जो जी। पहले पंजाब के लोग भी और कराची के लोगों की एक जैसे ख्याल होते थे कि भाई कोई इस्लाम की बात करे, कोई पाकिस्तान की बात करे, कोई अमेरिका से आज़ादी की बात करे, या इंडिया के ख़िलाफ़ बात करे, तो वो उसके साथ हो जाते। बिल्कुल ठीक है। तो अभी पंजाब तो अब गायब हो गया सिरे से, अभी से नहीं। मुझे मजीद इनामी ने एक दिन कहा जब MQ ने कब्ज़ा कर लिया यहाँ पर कराची पर, तो मैंने कहा भाई अब ये कराची तो हाथ से गया। तो मजीद निज़ामी साहब को मैं बार बार इसलिए नाम लेता हूँ कि ये इनके शरीफियों के पीर व मुर्शिद थे वो। जी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने कहा जब ये कहा कि भाई कराची तो हाथ से गया, अब लाहौर को उठना चाहिए। उसने भाई बाप मिर्ज़ा साहब सच्ची बात यह है कि लाहौर के लोग तो कराची को फॉलो करते थे, अब कराची चला गया तो हमारे में तो उठने की ताकत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि भाई बात सच्ची बात यह है, हम नहीं उठ सकते हैं। जी, और अब इसके बाद में वो अब लाहौर कराची उठेगा, अगर किसी ने इमरान का साथ दिया, लाहौर पेशावर भी नहीं देगा इतना साथ जितना कि लाहौर कराची वाले देंगे। बिल्कुल ठीक। और अगर कराची ने दे दिया तो पाकिस्तान बच जाएगा, वरना पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड है। पाकिस्तान को तो बचना है इंशाल्लाह। पाकिस्तान के लिए 2 रास्ते हैं, ग़ुलामी का रास्ता है जो उन्होंने इख्तियार कर लिया है, दूसरा रास्ता आज़ादी का है, वो बहुत मुश्किल है, और तीसरा रास्ता ये है कि यहाँ पर अदम इस्तेकाम हो। अब जो भी इनकी मर्ज़ी है जो सेलेक्ट कर लें, ये हमारे बरादरान मोहतरम का काम है, जो कि जिनके हाथ में पावर है। और जो सिराज तेली कह गया है वो हरफ आखिर कह गया है कि भाई आपका मुल्क है, आप जो इस तरह चाहें करें, आपकी मर्ज़ी है, बादशाह लोग हैं आप लोग, जी, तो ठीक है। आपका जो मर्ज़ी है करते रहें। बिल्कुल ठीक है। आप जिसको चाहते हैं जिताते हैं, जिसको हरा देते हैं, जिसको चाहते हैं वो आपको पकड़ के जेल में डाल देते हैं, जिसको चाहते हैं आप उसको राह कर देते हैं। जी, रात के 12 बजे आपकी अदालतें लग जाती हैं। जी, जी, और बिल्कुल। दूसरा आदमी की पिटीशन जाती है तो कहते हैं साहब बंद हो गया। ये कौन सा इंसाफ है यार, कौन सा तरीका है दुनिया का भाई? जी, मेरे साथ वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।